इजराइल ने हमास पर अटैक किया है। गाजा में एक हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसमें कई सारे लोग मारे गए। ये अटैक किया किसने? कुछ लोग कहते हैं इजराइल ने जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट किया और इजराइल कहता है कि गाजा का खुद का ही रॉकेट था जो मिसफायर हुआ और उनके हॉस्पिटल पर जा गिरा। इजराइल ने वार्निंग दी है कि गाजा से 1 मिलियन सिविलियंस को जल्द से जल्द मूव करे क्योंकि ये अटैक्स ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। दोनों पार्टीज ने सीज फायर की पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया। ये वॉर इस डेकेड की सबसे बड़ी वॉर हो सकती है, रशिया यूक्रेन वॉर से भी बड़ी। पूरी दुनिया डिवाइडेड है। कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग पैलेस्टाइन को। सच तो ये है कि ये वॉर हमसे 4,500 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी होने वाला है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और एक वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं होता। ये आग स्टॉक मार्केट से लेकर आपके वॉलेट तक भी पहुंचती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमास का बिजनेस मॉडल क्या है, हमास को फंड कौन कर रहा है, उनके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री से लड़ने के लिए पैसा कहां से आ रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वॉर का आपके और मेरे वॉलेट पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत पर होने वाले इम्पैक्ट की बात करने वाले हैं, तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मानो या ना मानो जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो इम्पैक्ट आपके वॉलेट पर भी होता है। दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी, और जो पैसे आपने रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं वो ब्लॉक हो जाता है और ऐसे ही समय हमें स्टेबल एसेट्स की वैल्यू समझ आती है। A lot of times लोग कहते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट मत करो, एफडी पैसों की बर्बादी है, एफडीज इन्फ्लेशन तक बीट नहीं कर पाते। लेकिन सच तो ये है कि पैसे डाइवर्सिफाई करने से ही रिस्क मैनेज होता है। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू अबाउट द पार्टनर ऑफ टुडेज वीडियो, स्टेबल मनी। अगर फिक्स डिपॉजिट करना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अलग अलग बैंकों के रेट्स कंपेयर करना और फिर बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। कौन सी बैंक में एफडी करें, कितने समय के लिए करें, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है स्टेबल मनी। स्टेबल मनी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर आप 200 से ज्यादा बैंक्स और एनबीएफसीज के रेट्स कंपेयर कर सकते हैं और 9.1% तक इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं, यानी इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं। ये पैसे सीधा बैंक में डिपॉजिट होता है और जितने क्विकली और इजीली डिपॉजिट होते हैं उतने ही आसानी से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। यू नो द बेस्ट पार्ट, आरबीआई हर बैंक अकाउंट को 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए। 25,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर आपको 200 रुपए का वाउचर भी मिलेगा। आपके पैसों को डाइवर्सिफाई कीजिए। सारे ऑफर्स और कंडीशंस पढ़कर ही सही डिसीजन लीजिए स्टेबल मनी के साथ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, हमास की फंडिंग। इजराइल वॉर के पहले वीडियो में हमने एक काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था कि हमास के पास पैसा और वेपन्स आ कहां से रहे हैं, क्योंकि गाजा स्ट्रिप के एक तरफ इजराइल है, एक तरफ है इजिप्ट और एक तरफ है मेडिटेरेनियन सी। यूएस, यूरोपियन यूनियन और दुनिया के कई मेजर देशों ने हमास को एक टेरर आउटफिट घोषित किया है, तो उनके लिए पैसा रेज करना इतना आसान नहीं जितना लगता है। लेकिन फिर भी हमास के पास पैसा है और वो भी इतना कि वो वेपन्स खरीद कर इजराइल के बॉर्डर के अंदर अपने 1500 टेररिस्ट भेज पाए। हमास के 2 विंग्स हैं, एक है सोशल विंग और दूसरी है मिलिट्री विंग। न्यूजीलैंड जैसे कुछ देश सिर्फ उनकी मिलिट्री विंग को टेरर आउटफिट मानते हैं, सोशल विंग को नहीं। तो पैसों को सोशल विंग के थ्रू हमास तक पहुंचाना पॉसिबल है। उनकी सोशल विंग यानी दवा गाजा स्ट्रिप में एजुकेशन, हेल्थ केयर और अन्य सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने का इम्पोर्टेंट काम करती है, जिनकी 70% फंडिंग ईरान से आती है। पैलेस्टाइन के लोग जो दूसरे देशों में रेफ्यूजीज बनकर जाते हैं या फिर काम के लिए जाते हैं, वो भी हमास को पैसे भेजते हैं। लेकिन 2021 में जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट ने कहा कि ये सारे पैसे जिस काम के लिए वहां पहुंच रहे हैं उस काम के लिए यूज नहीं हो रहे। मिसमैनेजमेंट और डाइवर्जन से ये पैसे टेरर को फंड कर रहे हैं। 2002 में एर्दोगान पावर में आने के बाद से तुर्की भी हमास को पैसे भेजता है। माना जाता है कि सोशल सर्विसेज के नाम पर ये पैसा मिलिटेंट्स तक पहुंचता है। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि हमास का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसके थ्रू ईरान से वेपन्स भी उन तक पहुंचते हैं। उनका एक टनल नेटवर्क है जिसके थ्रू हथियार गाजा स्ट्रिप तक पहुंचते हैं। एट द सेम टाइम क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके पैसे हमास तक पहुंच रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर पे वो अपने क्रिप्टो एड्रेसेस पब्लिकली पोस्ट करते हैं।
जहां उनके इंटरनेशनल सपोर्टर्स उन्हें पैसे भेजते रहते हैं। 2019 में अमेरिका के न्यू जर्सी के एक इंसान ने $100 हमास को दिए और प्राउडली इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली। उसे अरेस्ट हुई। ये एक इंसिडेंस नहीं है, ये एक ऐसा इंसिडेंस है जो सामने आया है। 2020 से लेकर 2023 तक हमास से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स ने $41 मिलियन फंडिंग के तौर पर कमाए। जर्मनी के चांसलर मानते हैं कि हमास के लिए ईरान के सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा अटैक कैरी आउट करना इम्पॉसिबल होता, लेकिन इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मोसाद जैसी ग्रेट सीक्रेट सर्विस होने के बावजूद वो ईरान से ये लिंक प्रूव नहीं कर पाए। कई सीनियर हमास लीडर्स कतर और टर्की से ऑपरेट करते हैं और ये उनकी सरकार के बिना पॉसिबल नहीं। आज की घड़ी में कतर हर महीने हमास के लिए $30 मिलियन भेजता है। $30 मिलियन यानी 240 करोड़ रुपए। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, और वो भी हर महीने। ये सपोर्ट पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअसली चला आया है। सवाल यह है कि इतने सारे पैसे का होता क्या है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप में कोई डेवलपमेंट तो दिखती नहीं। इंटरनेशनल सपोर्ट, अंडरग्राउंड नेटवर्क और रिलीफ के फंड्स को गलत कामों के लिए यूज करके हमास के लोगों ने अपनी खुद की वेपन फैक्ट्रीज बना दी हैं, जिससे वो 250 किलोमीटर रेंज के रॉकेट्स, कलाशनिकोव राइफल्स और उनके बुलेट्स और इवन मॉर्टर के शेल्स खुद बना सकते हैं। हमास रिसाइकलिंग में भी जीनियस है। इजराइल ने यूज किए हुए रॉकेट्स और शेल्स रीयूज करके उनके पार्ट्स को रिसाइकल करके उन्हीं के अगेंस्ट यूज किया जाता है, और इसमें उन्हें रशिया का सपोर्ट है। चैप्टर 2, भारत पर इम्पैक्ट। चैप्टर 1 में ये समझना इम्पोर्टेंट था कि वॉर तो इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट शामिल हैं। जब इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर्स वॉर में उतरते हैं तो 6 अलग अलग तरीके से इसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला है रिसोर्स एलोकेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा खाना, पैसा और मैन पावर वॉर और रेस्क्यू एफर्ट्स में लगते हैं। हाल ही में इजराइल ने यूएन को 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस को गाजा स्ट्रिप से इवैक्यूएट करने के लिए कहा है, तो इस एफर्ट पर फोकस होगा। भारत के साइड से ऑपरेशन अजय के थ्रू इजराइल में फंसे इंडियंस को वापस घर लाया जा रहा है, तो फोकस रेस्क्यू मिशंस पर होता है। ट्रेड डिसरप्शन, जो देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े प्लेयर्स होते हैं उनमें वॉर होने से ट्रेड डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशन। नेचुरली सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगी तो महंगाई बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टर्स अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो रिस्की बेट्स नहीं लेते, जिनसे उनकी कैपिटल बहुत ज्यादा समय के लिए अटक जाए। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल। ऑलरेडी हजारों लोगों की वॉर में मौत हो चुकी है। ये टैलेंटेड इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स में तनाव, मिडिल ईस्ट में वॉर यानी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट, ये तो तय है। दैट्स व्हाई हमने इजराइल हमास के पहले ही वीडियो में कहा था कि एक वॉर में सबका नुकसान होता है। जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनके साथ साथ जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं उनका भी। आइए देखते हैं मार्केट्स, जीडीपी और कौन से मेजर सेक्टर्स पर इस वॉर का इम्पैक्ट हो सकता है। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि वर्ल्ड ग्रोथ अगले साल सिर्फ 2.9% से ही होगी। इनफैक्ट इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन भी 6.3% से कम होकर 6.1% हुई है। रशिया और यूक्रेन दुनिया के ब्रेड बास्केट्स हैं। यूक्रेन दुनिया का 4th लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है और रशिया है नंबर 1। ये 2 देश मिलाकर दुनिया का 1/3 यानी 30% व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तब फोकस प्रोडक्शन से शिफ्ट होकर सर्वाइवल पर हो गया। पहले फार्मर्स का फोकस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके उसके लिए बेस्ट प्राइस पाना था, लेकिन वॉर शुरू होने के बाद उनकी प्रायोरिटी सर्वाइवल हो गई। नेचुरली यूक्रेन और रशिया का प्रोडक्शन घटा और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर हुआ। व्हीट कई देशों में स्टेपल फूड माना जाता है। ब्रेड, रोटी या बियर यानी किसी न किसी फॉर्म में हर कोई इसे कंज्यूम करता है। यानी व्हीट का प्रोडक्शन जब कम हुआ तब इन सारी चीजों के प्राइसेस बढ़े। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से दुनिया में एक सीरियस फूड क्राइसिस क्रिएट हो सकता है और इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इस एग्जाम्पल से हम इजराइल हमास के वॉर के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। माना जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल में ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट में जल्द ही फैलने वाला है। और हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में दुनिया का 31.3% क्रूड ऑयल बनता है। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, UAE ऐसे मिडिल ईस्ट के देशों को मिलाकर एक ऑयल कार्टेल बनता है जिसे कहते हैं ओपेक। भारत इजराइल के साथ एक ट्रेड सरप्लस अकाउंट मेंटेन करता है। मतलब ये कि हम उनसे जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, विच मीन्स इजराइल के साथ ट्रेड करके पैसा भारत के अंदर आता है। नंबर्स देखते हैं। पिछले साल हमने 18,600 करोड़ के गुड्स इजराइल से इंपोर्ट किए और 68,000 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जून तक हमने 7,000 करोड़ के आइटम्स इंपोर्ट किए
और 11,000 करोड़ के आइटम्स एक्सपोर्ट किए। यानी इस वॉर का इम्पैक्ट ट्रेडर्स पर होगा जरूर। इसराइल और भारत के बीच ट्रेड साल दर साल बढ़ती है। पिछले साल इसराइल से इम्पोर्ट्स 9.12% के रेट से बढ़े और इसराइल को होने वाले एक्सपोर्ट्स 10.8% से बढ़े। यानी इसराइल हमारा एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायमंड्स। भारत दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। दुनिया के 90% डायमंड्स भारत से होकर गुजरते हैं। ये इंडस्ट्री 15 लाख लोगों को रोजगार देती है और इस एक इंडस्ट्री से हमारी इकोनॉमी को हर साल $20 बिलियन मिलते हैं। यानी हमारी ज्वेलरी और मेटल इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट होगा। इसराइल हमें क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और हमसे रिफाइंड पेट्रोलियम वापस खरीदता है। साथ ही साथ इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स इसराइल को गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप तेल अवीव जाएंगे तो आपको वहां के रास्तों पर मारुति ने बनाई हुई एस क्रॉस या ब्रेजा जैसी गाड़ियां आराम से देखने मिल जाएंगी, मानो आप भारत में ही हो। इसराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुनिया में बेस्ट है और भारत इसराइल का नंबर 1 बायर है। हम हर साल $1 बिलियन की एम्यूनिशन और मिलिट्री हार्डवेयर उनसे इम्पोर्ट करते हैं और ये सिलसिला काफी पुराना है। 1962 और 1965 में पहली बार इसराइल ने हमें चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट आर्म्स प्रोवाइड किए और भारत उनकी टेक्नोलॉजी से काफी इम्प्रेस हुआ। 1995 में न्यू दिल्ली और तेल अवीव की लीडरशिप ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। 1999 के कारगिल वॉर में पाकिस्तान के अगेंस्ट इसराइल ने हमें इम्पोर्टेंट मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया। रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे उसमें हमने इसराइल के स्पाइस 2000 बॉम्ब्स यूज किए। इन शॉर्ट भारत के लिए इसराइल एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री पार्टनर है। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों में हमारे मिलिट्री सप्लाईज काफी डाइवर्स सोर्सेस से लेना स्टार्ट किया है। इसराइल हमारा 3rd बिगेस्ट सप्लायर है with 13% of our military hardware coming from this small country. यानी भारत के पर्सपेक्टिव से हमारे टोटल डिफेंस इंपोर्ट्स का 13% इसराइल से आता है और इसराइल के पर्सपेक्टिव से उनका 42% एक्सपोर्ट भारत को जाता है। यानी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि मेटल्स, ज्वेलरी, डिफेंस, एग्रीकल्चर इस वॉर की वजह से अफेक्ट होने वाले हैं। चैप्टर 3 वॉर का अगला चैप्टर। इस वीडियो के पहले चैप्टर में हमने जाना कि कैसे कतर और ईरान ऑलरेडी इस वॉर में शामिल है, कैसे वो हमास से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इजिप्ट की। ये है स्वेज कनाल जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, जहाँ से हर दिन 50 ट्रेड शिप्स गुजरते हैं। दुनिया की टोटल ट्रेड का 12% यहाँ से होता है। हर हफ्ते यहाँ से $10 बिलियन के गुड्स गुजरते हैं। ये एशिया के और अफ्रीका के कई देशों को यूरोप से जोड़ने का इम्पोर्टेंट काम करता है। अगर इसका ऑल्टरनेट रूट ढूंढने जाए तो सीधा साउथ अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप तक जाकर उल्टा आना पड़ता है। इसमें टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। डिस्टेंस सीधा 7,000 किलोमीटर से बढ़ जाता है। 2021 में एक कंटेनर शिप यहाँ अटक गई थी जो ग्लोबल न्यूज बन गई थी क्योंकि यहाँ एक शिप्स का ट्रैफिक जैम हो गया था। आज सुएज कनाल इतनी इम्पोर्टेंट है कि सारे इंटरनेशनल बॉडीज ने अग्री किया है कि यहाँ से ट्रेड चालू रहना चाहिए। किसी भी हालत में सुएज कनाल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले मेजर वॉर के बाद हुआ एग्जैक्टली उल्टा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी और उनके एलाइज को सुएज कनाल का इस्तेमाल करने से रोका था। सुएज कनाल इजिप्ट से होकर गुजरती है और इजराइल और इजिप्ट के रिलेशंस आज तक काफी कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। 1948 में अरब इजराइल वॉर के बाद अगले साल इजिप्ट ने इजराइल को इस कनाल का इस्तेमाल करने नहीं दिया था। 1967 में जब अरब और इजरायली फोर्सेस की वॉर हुई, सुएज कनाल ब्लॉक हुई और यही सिलसिला अगले 15 सालों तक कंटिन्यू रहा। बेसिकली इस एरिया में इंस्टेबिलिटी और पावर गेम्स शुरू रहे। इजिप्ट अब तक तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने गाजा स्ट्रिप का पानी कट ऑफ कर दिया तो इजिप्ट के लोग खुद पानी लेकर उन्हें मदद करने के लिए चल पड़े। यानी उनके प्रेफरेंसेस साफ है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में भारत और कई वेस्टर्न देशों ने एक प्रो इजराइल स्टांस लिया है और हमास को कंडेम किया है। अगर आगे जाकर इजराइल से कोई गलती होती है, पैलेस्टाइन के इनोसेंट लोगों की जाने जाती हैं, तो अरब दुनिया के कई देश हार्श स्टेप्स लेंगे और इसके बाद एक नए ट्रेड वॉर को स्टार्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक इकोनॉमी देश का बैकबोन होती है और हम कई चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, स्पेशली फ्यूल के लिए। एक गलत कदम, एक गलत स्टेटमेंट और सारे मिडिल ईस्ट से भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज भारत दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट बन चुका है, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर निर्भर है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि एक वॉर में कोई विनर नहीं होता, सब
लूजर्स होते हैं। स्मार्ट वही होता है जो अपने इंटरेस्ट संभालता है। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्टेबल मनी, जहां आप 200 से ज्यादा बैंक्स और एनबीएफसीज के इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर कर सकते हैं और इस वोलेटाइल पीरियड में अपने कैपिटल को सिक्योर रख सकते हैं। हमारे इजराइल पैलेस्टाइन सीरीज के साथ हम कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप आपके आस पड़ोस की चीजों से इन्फॉर्म्ड रहें और सही ओपिनियन बनाएं। आप इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आपको इन्फॉर्म्ड रखने से मुझे फर्क पड़ता है।